Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning platform for board JEE NEET examination. तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो गया, पढ़ तो बहुत लिया, अब उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, डिरिचलेट फंक्शन छोटा सा था वो भी मैंने लास्ट में बता दिया। तो सब कुछ के बारे में मैंने बात कर लिया ना, सब कुछ के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बेसिक देखते हैं कि कैसे कैसे एप्लीकेशंस हो सकते हैं उसके, बट दीज आर नॉट द ओनली क्वेश्चन। अभी मैं कुछ कम क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैं और ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। एक्चुअली मैं बस ये चाहता हूँ कि एक बार आपको हर कंसेप्ट का आइडिया हो जाए। जब हर कंसेप्ट का आइडिया हो जाएगा देन ओनली मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करा सकता हूं। अदरवाइज मल्टीपल चीजें जब एक क्वेश्चन में यूज होंगी, अगर आपको आता ही नहीं है, फिर मैं बोलूंगा कि इसको ऐसे होता है बाद में बताऊंगा, तो इट इज वेरी केओटिक ना। तो इसलिए मैं वो चीज नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि आपको सब कुछ बता दूं, फिर जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं, है ना, तो इस पे क्या दिया गया, पहले तो सॉल्यूशन यही कर देता हूं, ठीक है ना। आपको बोला गया कि g ऑफ f ऑफ x कितना है आपका, मॉड ऑफ sin x है, ठीक है। g ऑफ f ऑफ x क्या है आपका, मॉड ऑफ sin x है, ओके। एंड f ऑफ g ऑफ x sin रूट x होल स्क्वायर, देन f ऑफ x इक्वल्स टू दिस, g ऑफ x इक्वल्स टू दिस। आपको ऐसे बताया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसके बारे में कि f ऑफ x का वैल्यू क्या है आपका, sin स्क्वायर x, और g ऑफ x का रूट x, है ना। तो पहले ऑप्शन में अगर मैं f ऑफ g ऑफ x निकालूं, फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं f ऑफ x g ऑफ x निकालूं, है ना, तो कितना आएगा f ऑफ g ऑफ x, sin रूट x होल स्क्वायर, है ना, साइन रूट एक्स, ऐसे जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन रूट एक्स होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन रूट एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। मैच हो रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर मैं बोलूँ कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा, है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा, देखो आपका जी में आप एफ ऑफ एक्स पुट करो, मतलब अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, हैज इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ मॉड एक्स। मैंने बताया था रूट ओवर एक्स का कितना होता है, मॉड एक्स होता है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। बताया हूं मैं आपको, ये वाला कांसेप्ट भी बताया हूं मैं, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज गिव्स यू द पॉजिटिव रिजल्ट, जो कि मॉड फंक्शन भी करता है, दैट इज व्हाई दे आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ने मैच ही कर गया, है ना, ऑप्शन ने मैच ही कर गया। तो आप बाकी को भी करके देख सकते हो, यू वोंट गेट योर आंसर, है ना। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x अगर डिफाइंड बोल रहे हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट, जब आप g ऑफ f ऑफ x बोलते हो, g ऑफ f ऑफ x, इन दैट केस क्या होता है आपका, इसका जो रेंज होता है दैट इज व्हाट, अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ दिस। इसका जो रेंज होगा, f ऑफ x का जो रेंज होगा, इट हैज टू बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, है ना। तो अगर मैं इसका डोमेन की बात करूं, अगर रूट x जो है ये, है ना, रूट x जो है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, 0 टू इंफिनिटी, है ना। इस फंक्शन का डोमेन की अगर मैं बात करूं, g ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, रूट ओवर x। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, तो डोमेन मतलब व्हाट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। पढ़ाऊंगा अभी रेंज एंड डोमेन, बस इसके बाद में रेंज एंड डोमेन ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। डोमेन मतलब क्या होता है आपका, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन आपका हो जाएगा व्हाट, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। इसका ग्राफ होगा लगभग आपका समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा ग्राफ होगा इसका, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्राफ होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ होगा। देखो वहां पे भी दिख रहा है 0 से इंफिनिटी और रेंज भी 0 से इंफिनिटी, डन। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या होता है आपका, देखो f ऑफ x आपका है साइन स्क्वायर x ना, साइन स्क्वायर x। अगर मैं साइन स्क्वायर x की बात करूं, तो इसका डोमेन कितना होगा आपको पता है, डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन इज इक्वल्स टू r। और अगर मैं रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं, रेंज है ना, तो 0 से 1 ये होता है। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ये आपका साइन स्क्वायर x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपका यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, देखो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप क्या बोले, g ऑफ f ऑफ x बोले, तो रेंज ऑफ f ऑफ x, व्हाट इज रेंज, द रेंज ऑफ f ऑफ x इज व्हाट, इट शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, है ना। दिस शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ दिस, यस करेक्ट, डोमेन, है ना। ये जो है वो इसका सबसेट है, यस ट्रू, ये वैलिड है, हाँ क्या, ये वैलिड है, दिस वन इज वैलिड। अगर मैं f ऑफ g ऑफ x बात करूं, तो g ऑफ x का जो रेंज है, g ऑफ x का रेंज दिस वन 0 टू इंफिनिटी, उसको क्या होना पड़ेगा, इसका आपको क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा। तो 0 से इंफिनिटी इसका सबसेट है, यस ये भी वैलिड है,
ये भी वैलिड है, मतलब क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली फ्रेम किया गया है ना, क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली फ्रेम किया गया एंड यू गेट योर आंसर। तो देखो क्या होता है, मैं एक स्टूडेंट का माइंडसेट बताता हूँ। जब एक स्टूडेंट सॉल्व कर रहा होता है तो वो इतना नहीं सोचता है ना, वो क्या करेगा, सीधा आंसर निकाल दिया, अरे भाई आंसर निकल गया, खुश हो गया। लेकिन उसमें हर तरीके का एनालिसिस वाला चीज होना चाहिए। जब वो इतना एनालिसिस करता है ना, तो इन दैट केस उसका कंसेप्ट क्या होता है, वहीं पे रिवाइज हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं से रिवाइज हो गया एंड उसके दिमाग में भी चीज सब बैठ जाता है। सो दिस इज द वे हाउ यू शुड डील विद क्वेश्चंस, है ना। जब भी आपको ऐसा दिखा, वेरीफाई करो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, पहले चेक तो कर लो एक बार, है ना। तो इस तरीके से यू लर्न थिंग्स। ओके, चलो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। ओके चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करता है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, लेट्स से सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, क्या दिया गया देखो, f of x is equals to root over under root 8 by 1 minus x plus 8 by 1 plus x and g of x equals to that particular thing, ठीक है। ओके, जो भी दिया गया है। ओके, अगर मैं बोलूं कि g of x is periodic with period, मतलब g of x का आपको पीरियड पूछा है ना, g of x का आपका पीरियड पूछा है। हमको पता है पीरियडिक फंक्शन का कांसेप्ट क्या होता है आपका, f of x plus t plus minus t is equals to f of x आ गया, तो हम लोग बोलेंगे t is the fundamental period। ये कांसेप्ट होता है पीरियडिक फंक्शन का। अगर इसको मेरे को सॉल्व करना पड़े तो पहले मैं f of sin x निकालता हूँ, है ना, f of sin x, क्योंकि f of sin x और f of cos x निकालूंगा तभी तो g of x आएगा ना। अगर मैं f of sin x निकालूं, देखो f of sin x कितना आता है ना, f of sin x कितना आता है, अंडर रूट 8 by 1 minus sin x plus 8 by 1 plus sin x, है ना। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, देखो 8 plus 8 sin x plus 8 minus 8 sin x divided by what, 1 minus sin square x, 1 minus sin square is what, cos square x, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 16 बाय cos square x, डन, क्लियर हो गया ना। ओके चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अंडर रूट ऑफ 16 अंडर रूट ऑफ व्हाट, cos square x, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 4, है ना 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस वन कैन बी रिटन एज mod of cos x, है ना। दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 4 एक्चुअली, बट मैं इस तरीके से आपको लिख के दिखाया, ठीक है। इस तरीके से आई एम डूइंग, मैं इसमें कुछ बातें करूंगा, डोंट वरी, मैं इसमें कुछ बातें करूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, अगर आप f of sin x निकालोगे ना, f of cos x अगर निकालोगे, सिमेट्रिक है, एकदम सिमेट्रिक है, तो f of cos x में बिना कैलकुलेट किए बोलता हूं आपको कितना आएगा, पता है आपको, 4 by you know what, 4 by this one mod sin x। इसको भी मैं mod लगा देता हूँ, चलो बेकार में आप परेशान हो गए तो मैं इसमें भी क्या करता हूँ, mod लगा देता हूँ ना, इसमें भी mod लगा देता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि अंडर रूट 16 जो है दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4 स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज mod of 4। हमको ये भी पता है कि mod of x1 by x2 दैट इज इक्वल्स टू mod of x1 by mod of x2, बिकॉज अल्टीमेटली हमको पॉजिटिव चीज चाहिए ना, पॉजिटिव चीज दोनों ही दे देगा, ठीक है। हमको ये प्रॉपर्टी भी पता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो देयरफॉर g of x क्या लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर g of x कैन बी रिटन एज व्हाट, g of x कैन बी रिटन एज व्हाट, है ना। g of x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं g of x की बात करूं, इन दैट केस आई कैन राइट इट एज व्हाट, 4 by mod 4, है ना, 4 by mod 4 cos x, ठीक है, प्लस 4 by mod 4 sin x, डन। इस तरीके से मैंने कर दिया, ओके। अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो यू कैन राइट इन वेरियस बेस, ये 4 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 4, ये -4, ये -4, ये 4, कैसे भी करके आप लिख सकते हो। दैट मींस आपको mod of cos x plus mod of sin x, mod of sin x minus mod of cos x, mod of cos x plus sin x, ऐसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये mod of 4 है, ये mod of 4 है ना, तो जब mod of आप 4 ले रहे हो ना, दिस इज mod of modulus of 4, एक सेकंड, होल्ड ऑन अ सेकंड, just give me a moment, under root of 16, this is 4 square, yeah this is mod of 4 na, yeah correct, mod of 4 is what, mod of 4 is 4 only na, mod of 4 is 4 only na yaar, sorry this is 4 only na, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 4, that is you are getting mod of cos x plus mod of sin x, क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट, ओके। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर ये mod of cos x है प्लस mod of sin x है और आपको क्या चीज का पीरियड चाहिए, पीरियड कैसे निकालते हो आप, अगर आपको पीरियड निकालना है,
अगर आपको पीरियड निकालना तो हमको पता है कि इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, इसका पीरियड क्या होता है आपका, पाई होता है। तो आप क्या कर दोगे, एलसीएम ऑफ व्हाट, पाई कॉमा पाई, बट विद आगे हाफ आएगा। क्यों आएगा बताया था, और ये तो मैं जबरदस्त तरीके से समझाया हूं ना। अगर कोई बच्चा बस इस वीडियो को देख रहा है तो एक बार जाके मेरा पीरियोडिसिटी का लेक्चर जरूर देखना, उस पर तो मैंने जबरदस्त नेक्स्ट लेवल में बताया चीजों को, है ना, कैसे क्या क्या होता है। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 शुड बी द आंसर समवेयर ओवर हियर। यस, पाई बाय 2 इज द आंसर, करेक्ट। So this is how we're gonna solve this kind of questions, basic questions है। चलो, है ना, these are mains level question। तो जैसे आप इसमें क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, then only you can move towards for advance, ठीक है। चलो, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो, है ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूँ तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो, एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स इज non-periodic, not periodic, non-periodic, yes, non-periodic, okay, periodic with no fundamental period, periodic with period 2, periodic with period pi, ठीक है। अगर f of x अगर ये है मेरा, तो मैं f of x को क्या लिख सकता हूँ, देखो, f of x can be written as e raised to the power sin of x minus greatest integer of x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये ब्रैकेट जो दिया गया है ना, ये ब्रैकेट जो दिया गया है, वो देख के आपको लग रहा होगा कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट जनरली वो ब्रैकेट को लीस्ट इंटीजर फंक्शन वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता तो वो वहां पे ना मेंशन कर दिया होता, आपको समझ रहे हो, आपको क्या कर दिया होता, मेंशन कर दिया होता कि वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्योंकि अगर वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर आपका 0 से 1 के बीच में जा रहा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो 0 से 1 के बीच में आपका लाई करता है कि नहीं। अगर वो 0 हो जाता है लेट्स से, तो आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट, e टू द पावर 0 इज 1 एंड 1 इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड। अगर मान लो कि वो आपका 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, तो इन दैट केस आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता, तो e टू द पावर cos pi x बन जाता आपका। फिर आप उसका पीरियड कैलकुलेट करते कैसे निकालना है ना, समझ रहे हो मेरी बात ना। तो वो वाला पार्ट था, वो एनालिसिस आप कर सकते हो। मेरे को लगता है कि मैं आपको इतना पढ़ाया हूं कि आप इसका इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि अगर आपको नहीं दिया गया है कि दिस इज अ लिस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप इसको लिस्ट इंटीजर फंक्शन मत मानो, ठीक है, दैट इज माय पॉइंट। तो e टू द पावर साइन क्या हो जाएगा, देखो, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, cos pi x, डन। अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से f ऑफ x प्लस टी, मैं कैलकुलेट करके चेक करता हूँ क्या आता है ना। मेरे को पता है अगर t का भी अगर कोई रियल नंबर निकाल लिया ग्रेटर देन 0 तो पीरियोडिक है, और अगर t x पे डिपेंड कर गया तो पीरियोडिक नहीं है, सिंपल सा बात है। e टू द पावर साइन x प्लस टी, है ना, cos pi x प्लस टी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू f ऑफ x, है ना, f ऑफ x प्लस टी। अब मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, डोंट वरी, है ना, मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, एग्जाम में आता तो शॉर्टकट से कैसे करते, ठीक है, डोंट वरी। अगर मैं इसको लिख देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, e टू द पावर साइन x प्लस टी cos pi x प्लस टी दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x cos pi x, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, x प्लस टी, दिस इज माय x प्लस टी। हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सम इंटीजर इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो e टू द पावर साइन फ्रैक्शनल, और दो साइड, बोथ साइड e है ना, बोथ साइड e है, तो मैं इस दोनों को इक्वल कर सकता हूं, है ना, मैं इक्वल कर सकता हूं दोनों को। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, फाइनली मैं लिख सकता हूं कि साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस टी cos pi x प्लस टी, है ना, that can be written as what, sin of x cos pi x, है ना। कैसे लिख दिया, अरे लॉग ले लो यार, नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड ले लो, पढ़ा दिया हूं ना लॉग फंक्शन, दोनों साइड लॉग ले लो, दिस इक्वल्स टू दिस आएगा, और क्या, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं sin ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूं cos pi x प्लस टी, इसको मैं लिख सकता हूं sin ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ pi x, डन। अब देखो ये और ये तो इधर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, implies that cos of pi x plus t that is equals to cos of pi x, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore pi of x plus t that is equals to twice n pi plus minus pi x। क्यों, क्योंकि cos फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2 पाई, हमको पता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया, है ना। cos फंक्शन जो होता है वो 2 पाई के साथ में पीरियोडिक होता है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, ओके। अब मैं इसको मिटा देता हूँ,
बिकॉज आई नीड सम स्पेस। मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा, डोंट वरी ना, मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा इसका कैसे करते हैं। अगर एग्जाम में आता, अगर मेरे को ये एग्जाम में दिखता तो मैं कैसे करता, मैं थोड़ी ये सब कर रहा होता। एग्जाम में मैं ये सब नहीं करूंगा ना, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिल जाए। दैट इज द ओनली रीजन, आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज माई व्हाट, पाई एक्स प्लस टी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस पाई एक्स है, डन, ओके। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर एक्स, therefore pi x plus t is equals to twice n pi plus pi x, है ना। इसको क्या लिखोगे आप, देखो pi x plus pi t that is equals to twice n pi plus pi x, pi x कैंसिल, therefore t is equals to कितना आ गया, twice n। तो फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया, 2 है क्या, यस है, दिस इज डन। तो t फंडामेंटल पीरियड 2 आ गया। एल्स आप क्या कर सकते थे, एल्स आप क्या कर सकते थे, अगर मैं बोलूं एल्स आप क्या कर सकते थे, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, है ना। एल्स आप क्या कर सकते थे, एल्स आप ये कर सकते थे कि देखो पाई एक्स प्लस टी, पाई एक्स प्लस टी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एन पाई, माइनस भी तो एक है, माइनस पाई एक्स, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 2 पाई एक्स प्लस टी पाई दैट इज इक्वल टू ट्वाइस एन पाई, therefore t is equals to twice n minus twice x, है ना। but this cannot be the fundamental period, why, because it is dependent on x। कंसेप्ट ने आपको बताया था अगर x पे डिपेंड कर गया तो गेम ओवर, वो that cannot be the fundamental period, but it's okay, no problem, we are getting with this one, so t is equals to 2, this is the fundamental period, correct, so this is the fundamental period, we have calculated it, then अब अगर इसको मेरे को एग्जाम में करना होता, लेट्स से अगर एग्जाम में मेरे को करना होता, यहाँ पे समझ रहे हो, एग्जाम में मुझे करना होता तो मैं क्या करता, पता है, इसको एग्जाम में अगर करना होता, डन, सॉल्व हो गया ना, आंसर मिल गया आपको। अगर मेरे को एग्जाम में करना होता है ना, एग्जाम में शॉर्टकट, अगर मेरे को शॉर्टकट लगाना होता है, ठीक है, शॉर्टकट मैं सीधा क्या देखता, पता है, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ई टू द पावर साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स करता, और इसको मैं क्या लिख देता, कॉस पाई एक्स लिख देता, डन। अब मेरे को पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होता है, x प्लस टी क्या होता है, e टू द पावर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस टी, है ना, cos पाई x प्लस टी, डन, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं देखो t को, अगर मैं t को, है ना, अब मैं देखता ऑप्शन देख के मेरे को समझ में आता, अगर मैं t को t लूं और 2 लूं और पाई लूं, अगर मैं t को 2 लेता हूं तो देखो ये और ये तो इक्वल ही है ना, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं क्या, e टू द पावर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, कॉस ऑफ, ये ऊपर रहेगा ना, ये ऊपर रहेगा, हाँ ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेज़ टू द पावर साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉस ऑफ पाई x प्लस पाई t, ठीक है। अब अगर मैं इतना लिख लिया ना तो मेरे को देख के समझ में आ जाएगा यार, t इज इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि जो cos फंक्शन होता है वो 2 पाई के साथ में पीरियोडिक होता है, तो 2 पाई प्लस पाई x विल गिव मी व्हाट, cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई x गिव्स मी व्हाट, cos ऑफ पाई x, तो मिल जाएगा। तो मैं इसको आंसर यहीं पे निकाल देता, है ना, मैं उतना कैलकुलेशन थोड़ी कर रहा होता। तो देखो दो तरीके की चीजें होती है ना, एग्जाम में आपको शॉर्ट भी मारना है, लेकिन आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी भी होना है, तो आपका नॉलेज होना इज इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, कई बार सिर्फ शॉर्टकट पे फोकस करते हैं, तो फिर क्या होता है ना, नए सिचुएशन में फंस जाते हैं, है ना, नए सिचुएशन में क्या होता है, फंस जाते हैं। दैट इज द ओनली रीजन, शॉर्टकट इज द ओनली रीजन ना नए रीजन में फंसने का। तो इसीलिए आपको इतना भी शॉर्टकट नहीं लगाना है कि आप नए रीजन में फंस जाओ, आपको मस्त तरीके से चीजों को समझना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। ओके डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी, नंबर 4, ठीक है, चलो नंबर 4। अब अगर मैं बोलूं कि नंबर 4 कैसे करोगे, नंबर 4 देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन को देख के ना बच्चे क्या होता है, घबरा जाते हैं, है ना, आप लोग घबरा जाते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन फोकस करो। मैं तो इतना अच्छा टेक्निक बताऊं आपको लास्ट क्लास में ना कि कैसे उसको हैंडल करना है। खैर अभी तक तो हम लोग यूज नहीं कर रहे, बट वी विल यूज दोस कांसेप्ट, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज रिटन एज व्हाट, साइन ऑफ x प्लस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक x की तरह वर्क कर रहा है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की तरह वर्क कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस व्हाट,
wait a minute, this is x plus 3 only, right? हाँ ठीक है ना, this is x plus 3, ओके है ना. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. क्लियर हो गया, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. लेकिन आप चाहते हो कि ये पीरियडिक हो, है ना, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड, है ना. आई कैन राइट इट दिस एज दिस वन ना. तो ये तो पीरियडिक है, ठीक है, साइन x प्लस 3 अगर साइन x हो रहा है तो इट इज पीरियडिक विद पीरियड 3. बट अपने को क्या चाहिए, फंडामेंटल पीरियड चाहिए. अपने को क्या चाहिए, फंडामेंटल पीरियड चाहिए. तो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन ऑफ x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, है ना. साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. लेकिन अगर मैं x प्लस 1 किया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही मिला, तो 1 इज द फंडामेंटल पीरियड, राइट. आप बोलोगे सर 3 भी तो पीरियड है, तो यस 3 पीरियड है, फंडामेंल पीरियड नहीं है ना. फंडामेंटल पीरियड 1 है, फिर आप 2 भी बोल सकते हो पीरियड है, 3 भी बोल सकते हो, 4 भी बोल सकते हो. दैट मींस एनी इंटीजर दैट विल बी व्हाट, ए पीरियड. बट हमको फंडामेंटल पीरियड चाहिए होता है. जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो दे फोकस ऑन द फंडामेंटल पीरियड, सो वी विल वन इज द आंसर. अगर ऑप्शन में मान लो अगर यहाँ पे एक ई ऑप्शन रहता जिसमें 3 रहता, तो भी मैं ऑप्शन क्या लगाता, 1 ही लगाता. लेकिन देन इन दैट केस क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए द फंडामेंटल पीरियड, है ना, द फंडामेंटल पीरियड. बट अगर नहीं भी करते हैं तो वी विल एज्यूम कि दे आर आस्किंग फॉर द फंडामेंटल पीरियड ओनली. ओके, चलो, बेसिक क्वेश्चन था एकदम. ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, द एरिया बिटवीन द कर्व टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1. ओके, y लाइज इन बिटवीन 0 से 1, है ना, y 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है. Where that denotes and this denotes what, fractional part and greatest integer function respectively, and the x axis, मतलब x axis के बीच में and इस कर्व जो भी ये देगा उसके बीच में आपको क्या ड्रॉ करना है, एरिया निकालना है ना. एरिया निकालते हैं, चलो क्या दिक्कत है, अपन निकालते हैं. हमको क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y that is equals to greatest integer of x plus 1, है ना, ये दिया गया. मैं क्या करता हूँ, देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y जो है उसको लिख लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2, है ना. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y कितना दिया गया है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और वो हमको वैसे भी पता है, कोई बहुत बड़ा तोप सा चीज नहीं दिया है, क्योंकि दैट वी नो, है ना, 0 से 1 के बीच में आपका क्या होगा, y लाई कर रहा है ना, y लाई कर दिया गया. ओके, y लाई कर, ठीक है, y कहीं पे भी लाई करे, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y. तो वी नो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y होता है दैट लाइज इन बिटवीन व्हाट, 0 to 1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1. 0 कब होता है, जब वो एक इंटीजर होता है. बाकी 0 से 1 कब होता है, जब वो नॉन इंटीजर होता है ना. तो वी गेट दिस वन, ठीक है. तो इंप्लाइज दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू, इसको लिख दो यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 लेस देन 1, है ना. तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 0 लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, है ना, लेस देन 2, ठीक है. Fractional part of a lies in 0 to 1, x plus 1/2 less than 2. Okay, fine. Therefore, minus 1 less than equals to greatest integer of x, है ना, less than 1. क्लियर हो गया, ये आ गया मेरा. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो therefore ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज एन इंटीजर ना. एक इंटीजर -1 से 1 के बीच में क्या क्या होगा, या तो -1 होगा और क्या होगा, 0 होगा, बस यही तो है ना. या तो -1 होगा या तो 0 होगा ना. अगर इफ देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू -1 है, देयरफॉर x कहाँ पे लाई करेगा, है ना, x जो होगा, देयरफॉर x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0, है ना, यही होगा. एंड हेयर y कितना होगा आपका, देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y कितना होगा, एंड देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2, तो -1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0. क्लियर हो गया एकदम अच्छे तरीके से. चलो, अगर मैं बोलूं कि क्या है मेरे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरे पास क्या है, लेट्स से 0 है ना. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y कितना आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y कितना आएगा मेरा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y कमिंग आउट टू बी व्हाट, 1/2, है ना. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y क्या हो जाएगा आपका, 1/2. और हमको पता है y जो है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ना. दिस इज द पॉइंट व्हेयर इट इज गिवन हियर, ठीक है. ये रीजन था, है ना, ये रीजन था. जो y है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है. y एक ऐसा नंबर है जो 0 से लेके 1 तक लाई करता है ना.
और उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आना चाहिए आपको 1/2 आना चाहिए, देयरफॉर y हैज टू बी 1/2, y हैज टू बी 1/2। अब मान लो अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो इन दैट केस y तो भाई दूसरा नंबर भी हो सकता था ना, y तो भाई 2.1 मतलब 2.5 भी हो सकता था, 3.5 भी हो सकता था, 5.5 भी हो सकता था, -7.5 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था इन दैट केस। तो समझ रहे हो, दैट इज द रीजन आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन में देख रहे हो बारीकी से इन्फॉर्मेशन दिया गया, मतलब प्रॉपर तरीके से, ताकि स्टूडेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, है ना। तो हमको मिल गया y इक्वल टू 1/2। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, देखो ग्राफ, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या है ग्राफ में, देखो -1 से 0 तक, जब x आपका -1 से 0 तक है ना, -1 से जब 0 तक है तो y का वैल्यू क्या है आपका 0 है, ठीक है। और जब x आपका 0 है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 मतलब देयरफॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1। तो x जब 0 से 1 के बीच में है ना, x जब 0 से लेकर 1 के बीच में है, सी x जब 0 से लेकर 1 के बीच में, तो y का वैल्यू 1/2 है ना, दिस इज 1/2। तो एरिया कितना आएगा आपका, एरिया विल बी, ये इट इज लाइक व्हाट, अ रेक्टेंगल, इट इज लाइक अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका, दिस क्या बोलोगे आप इसको, लेंथ बोल दोगे आप इसको, एंड इसको ब्रेथ बोल दोगे, तो कितना हो जाएगा 1 × 1/2, दैट इज 1/2। सो 1/2 शुड बी द आंसर, 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे। दिस इज वन बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो बस आपको देखो, बस कंसेप्ट यूज करना। अब देखो जितने क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मैं कोई प्रॉपर्टी याद करके रखा हूँ, बोलो कुछ भी प्रॉपर्टी याद किया हो, तो क्वेश्चन जो सेट आएगा ना आपका, वो ऐसे नहीं आएगा कि आप प्रॉपर्टी याद रखे होगे नहीं, वो आएगा कि आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं सिचुएशन देख के, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नंबर 6 सॉल्यूशन, है ना, कैसे सॉल्व करोगे उसको, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दिया गया, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैं बोलूं आपको, देखो अब ये क्या है आपका, देखो ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट is what 0, why, because this particular portion lies in between where, this particular thing, ये जो है ये लाई करता है कहाँ, 0 से लेकर 1 तक ना, ये लाई करता है आपका 0 से लेकर 1 तक। लेकिन 0 से लेकर 1 तक अगर कोई भी नंबर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो 0 मिलेगा आपको, दैट मींस इसका जो वैल्यू है दैट इज 0। तो अल्टीमेटली यू आर आस्क्ड टू सॉल्व e to the power twice x plus e raised to the power x minus 2 that is equals to 0, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो e to the power twice x plus 2 e to the power x minus e to the power x minus 2 is equals to 0। आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे लिख दिए, तो मैं बोलता हूं कि आप e to the power x को x ले लो, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, या तो y ले लो। आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी y है, x है, तो आप y ले लो, तो ये क्या बन जाएगा आपको, देखो y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो 2 - 1 तो y प्लस 2, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -2 आता और y इज इक्वल टू 1 आता, वही तो किया हूँ ना। तो e टू द पावर क्या ले लो आप, कॉमन x ले लो, है ना। तो e टू द पावर x प्लस 2 माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, that is equals to 0, है ना। तो therefore e to the power x minus 1 e to the power x plus 2 is equals to 0 हो गया, is equals to 0 हो गया, क्लियर। अगर 0 हो जाता है तो e to the power x plus 2 e to the power x plus 2 आपका 0 हो सकता है क्या, है ना। तो e to the power x minus 1 is equals to 0, therefore x equals to what, 0, ये पॉसिबल है। और e to the power x plus 2 is equals to 0, this is never possible, है ना, because e to the power x can never be minus 2, e to the power x can never be minus 2। क्यों, इक्वेशन कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, दिस ना, सी, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका रेंज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज होता है आपका 0 से इनफाइनाइट। तो -2 कहाँ से ले लेगा वो, -2 तो इधर कहीं लाई करेगा ना, -2 तो इधर कहीं लाई करेगा, कैसे ले लेगा उसको बताओ, है ना। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 1, एक सॉल्यूशन आएगा। अब 0 मत मार देना, देखो ये ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बी अलर्ट, आपसे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन नहीं पूछा, अगर सॉल्यूशन पूछते तो 0 आंसर होता, आपको बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही है ना, दिस इज द सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इस बात को एकदम अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हो बात को कॉपी में नोट कर लेना, ऐसा गलती मत करना, ऐसा गलती करोगे तो बहुत बड़ा पछताओगे, कहते हैं तो बड़ा पछताओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन है? ओके चलो 2 मोर क्वेश्चंस ना, इसको करा देता हूं मैं, ठीक है? क्या हो गया भाई इसको? ओके हाँ ये रहा ना ये क्वेश्चन। चलो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं ना, सॉल्यूशन देखो, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करो, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन greatest integer of y plus greatest integer of y that is equals to 2 cos x where y is this, है ना? y क्या है आपका? देखो y is equals to 1/3। अब बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो बिना अटेम्प्ट के ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है अरे सर ये इतना सारा दे दिया है, मतलब कैसे होगा, है ना? दिस इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ओनली, ठीक है? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है? दिस इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है? अगर मैं बात करूं इसकी तो देखो क्या है, अगर मैं बोलूं आपको, है ना, कि मैं बाहर में क्या कर रहा हूं, एक वो ले रहा हूं, ठीक है? डोंट कंसीडर दिस एज द लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके? ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, बी वेरी केयरफुल। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, खुद ड्रॉ करेंगे, खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज नॉट लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बस मैं अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो ये आपका साइन एक्स है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ व्हाट, साइन एक्स। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको तो मैं इंटीजर के बाहर लिख सकता हूँ ना, तो अगर उसके इंटीजर के बाहर लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखो दिस इज मेरा साइन एक्स हो जाएगा, मतलब साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर समथिंग। तो ये तो एक इंटीजर है ना भाई, दिस इज तो इंटीजर ना, तो इसको मैं इसके बाहर लिख सकता हूँ, तो प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/3, फिर से बोल रहा हूँ ये लिस्ट इंटीजर नहीं है, मैं अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूँ ये, ठीक है? अपने कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि दिस इज व्हाट 1/3, दिस इज 1/3, है ना? और मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अब ये भी बाहर चला जाएगा, ये भी बाहर चला जाएगा, और बचेगा बस ये एक, है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन एक्स प्लस ये बाहर निकल गया तो ये भी साइन एक्स, प्लस ये भी बाहर निकल गया तो ये भी साइन एक्स, है ना? अगेन बोल रहा हूँ दिस इज नॉट लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है? तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1/3 into 3 greatest integer of what, sin x, so you can write it as greatest integer of sin x। देख रहे हो, अगर सीधा भी दे सकता था आपको एग्जाम में, सीधा बोल देता कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, लेकिन सीधा नहीं बोला, बहुत घुमा पेचा के आपको ये दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। क्लियर? तो हमको बेसिकली क्या मिल गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, ठीक है? अब मैं सबको हटा दे रहा हूँ बिकॉज इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है ना? अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, देखो अब आपको दिया गया है y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 cos x, ये आपको दिया गया है ना? y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y दैट इज इक्वल टू 2 cos x। अगर आपको ये दिया गया है तो व्हाट यू विल डू, आपको पता है कि देखो आप अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y निकालोगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, तो वो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, that is again equals to greatest integer of sin x, ठीक है ना? और y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x करोगे, है ना, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, ठीक है? that is equals to 2 cos x। अल्टीमेटली ये दोनों क्या है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हो, implies that 2 times of greatest integer of sin x that is equals to 2 cos x, है ना? Therefore greatest integer of sin x that is equals to cos x। आपको फाइनली इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो देख रहे हो क्वेश्चन में सीधा दे सकता था ना आपको कि फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x। क्वेश्चन में आपको ऐसे दे सकता था चाहता तो, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिया। वो चाहता था कि आप क्या आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इटसेल्फ वही होगा। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सम इंटीजर रखते हो जो कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो क्या आपको पता है उसको बाहर लेके जाना चाहिए? तो ये बेसिक टेस्ट कर रहा था वो आपको, है ना, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है ना। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन बन जाता आपसे। अब बात है कि इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट वे इज जस्ट गो फॉर ग्राफ।
जस्ट गो फॉर ग्राफ, है ना। ग्राफ में देखो कितना ब्यूटीफुल होता है चीज सब, है ना। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, है ना, तो देखो ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया, इधर मैंने ड्रॉ किया। लेट्स से दिस बी माय पाई बाय 2, लेट्स से दिस बी माय पाई, लेट्स से दिस बी माय 3 पाई बाय 2 एंड लेट्स से दिस बी माय 2 पाई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ देखो ध्यान से, है ना। मैं क्या करता हूँ, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है देखो, अगर मैं साइन एक्स की ग्राफ की बात करूं, ठीक है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। ये मेरा क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ओके, अगर मैं कॉस एक्स की ग्राफ की बात करूं, किसकी, कॉस एक्स की, तो वो कैसा होता है मेरा, देखो पाई पे कॉस एक्स कितना होता है, -1, है ना। पाई पे कॉस एक्स होता है आपका -1, 3 पाई बाय 2 पे +1 और यहाँ पे आपका दिस 1। तो आपको मिलेगा ग्राफ कुछ ऐसा, है ना, ठीक है। और फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको 3 पाई बाय 2 पे +1, नहीं ये गलती हो गया ना, ये दिस इज रॉन्ग ना, सॉरी। ये आपको मिलेगा 3 पाई बाय 2 नहीं, 2 पाई पे +1 मिलेगा ना। cos पाई का वैल्यू -1 होता है, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मैं ग्राफ अगर ड्रॉ कर लिया, है ना, अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो मैं क्या बोल देता हूँ, देखो इसको, है ना, दिस विल बी व्हाट, -1, this will be what, -1 and this will be what, +1। इसको मैं +1 बोलता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए cos x, है ना। cos x कौन सा है आपका, ये येलो लाइन है cos x, है ना। cos x क्या है आपका, येलो लाइन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, दैट मींस cos x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही तो सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ और ये ग्राफ का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पे वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ना, तभी तो वो जो सॉल्यूशन है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट पे, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, देखो सॉल्यूशन चाहिए। मैं कैसे सॉल्यूशन निकालूंगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्या है आपका पाई बाय 2 पे है एंड दिस इज माय 3 पाई बाय 2 पे है, ठीक है। ओके डन। अब मैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, देखो कैसे सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैं दिखाया हूं यहाँ पे, है ना, जो रेड कलर से दिखाया हूं ये किसके लिए है, आपका साइन एक्स के लिए, ठीक है। और जो येलो कलर से दिखाया हूं मैं, येलो कलर से, ये किसके लिए है, मेरा cos x के लिए। बट मुझे sin x और cos x का सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अगर मुझे sin x और cos x का सॉल्यूशन चाहिए होता तो ये एक सॉल्यूशन मिलता, ये दूसरा सॉल्यूशन मिलता। तो 0 से 2 पाई के बीच में मेरे को कितना भी सॉल्यूशन मिलता है, 2 सॉल्यूशन मिलता है। उनको वैसे ही पता है cos पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2, sin पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है। तो एक सॉल्यूशन तो मिल जाएगा और दूसरा क्या करोगे, उसमें पाई ऐड कर दोगे तो वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड कि हमको cos x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बनाओ आप, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बनाओ। देखो हमको पता है कि sin x का वैल्यू हमको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, ठीक है। हमको पता है sin x 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x 0 होगा, तो यहाँ पे 0 होगा, फाइन। अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से x पाई बाय 2 था तो sin पाई बाय 2 1 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x कितना हो जाएगा, sin x अगर 1 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। अगर पाई है तो sin पाई कितना होता है, 0 होता है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 होगा, है ना। लाइकवाइज हियर इट विल बी व्हाट, 3 पाई बाय 2 है -1 तो यहाँ पे -1 होगा एंड देन हियर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि बाकी में क्या होगा वो, है ना, बाकी जगह पे क्या होगा वो, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 0 से लेके यहाँ से लेके 0 से लेके पाई तक साइन का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। अगर 0 से 1 तक है लेकिन 0 1 नहीं है, 0 से और 1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है आपका, 0 होता है। दैट मीन्स दिस विल बी लाइक दिस, बट यहाँ पे आप एक गोल बनाओगे एंड देन यू विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा गोल हो गया, समझ रहे हो। दैट मीन्स ब्यूटी क्या है, देखो जहां पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा था, यहाँ पे देखो इस जगह को काटा ना, वो उस जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जहां पे एक सॉल्यूशन मिलने का चांसेस था, वहां पे ही देखो वो कहां चला गया, उसका वैल्यू ऊपर चला गया। यहाँ पर तो वो फंक्शन है ही नहीं, तो सॉल्यूशन मिलते मिलते रह गया, सॉल्यूशन मिलते मिलते रह गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो है ना, बीच बीच में ऑडियो देखते रहना पड़ता है, अगर कट गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो
पाई से लेके 2 पाई के बीच में साइन एक्स का वैल्यू कितना है आपका, नेगेटिव है, मतलब कितना है, 0 से लेके -1 है। 0 और -1 नहीं है, 0 से लेके -1 के बीच में है, तो आपका फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जी आपको कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा ना। ओके, दैट मीन्स you will draw something like this, है ना, you will draw something like this. ओके देखो, क्योंकि पाई पे मेरे को पता है ना साइन पाई क्या होता है आपका, 0 होता है, तो 0 मिल गया था, यहाँ पे 0 मिल गया था। फिर मेरे को पता है 3 पाई बाई 2 में -1 होता है, तो इससे -1 मिल गया था, है ना। तो देखो काटा कहाँ पे है ना, ग्राफ काटा कहाँ पे, एक यहाँ पे काटा था, है ना, ध्यान से देखो इस पॉइंट को। एक तो मेरा ये वाला पॉइंट था और दूसरा मेरा ये वाला पॉइंट था। दो सॉल्यूशन हो जाता मेरा, लेकिन होते होते रह गया। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे काटा साला, उस पॉइंट पे जो आपका इसका वैल्यू था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इस पॉइंट पे काटा जहां पे इसका वैल्यू कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो दैट इज द रीजन आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। कहाँ पे नहीं मिला सॉल्यूशन? 0 से लेके 2 पाई के बीच में देयर इज नो सॉल्यूशन। इन 0 से 2 पाई देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना। क्या बोला मैंने? इन 0 से 2 पाई देयर इज नो सॉल्यूशन। इन 0 से 2 पाई देयर आर नो सॉल्यूशन, है ना। 0 से लेके 2 पाई के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर 0 से लेके 2 पाई के बीच में अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इन दैट केस आप क्या बोलोगे? सॉल्यूशन ही नहीं है। क्यों? बिकॉज साइन और कॉस जो है बोथ आर पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। अगर आप 2 पाई के बाद भी जाओगे ना, तो सेम नेचर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके बाद अगर आप जाते हो तो सेम नेचर आपको क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। दैट मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स आपने ऐसे ड्रॉ किया। मैंने आपको याद होगा तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स भी बताया था, है ना। सिग्नम ऑफ साइन एक्स भी मैंने आपको बताया था। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो मैं हटाता हूं इसको। तो आंसर क्या है आपका? नन, है ना, नन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो नंबर 8 सॉल्यूशन क्या है? देखो, द पीरियड ऑफ दिस वेयर दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, है ना। अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं, एक बार थोड़ा टेक्निकल बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। अगर मुझे इसका मिल जाए, इसका मिल जाए, तो मेरे को पता है क्या करना है, एलसीएम लेना है। बट एक बार देखते हैं, चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। लेट्स से f of x इज इक्वल टू व्हाट? sin पाई x by 12, है ना। तो मैं बोलता हूं कि f of x plus t कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा पाई x plus t डिवाइडेड बाय 12, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि जब f of x plus t इज इक्वल्स टू f of x होगा, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा मेरा? साइन ऑफ पाई x plus t, है ना, साइन ऑफ पाई x plus t by 12 is equals to how much? साइन पाई x by 12, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब मेरे को पता है कि x plus t को मैं क्या लिख सकता हूं? x plus t को पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus t लिख सकता हूं, है ना। पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus t लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus t divided by 12, that is equals to sine of pi greatest integer of x plus 12, करेक्ट। अब मैं पता है कि क्या लिख सकता हूं, देखो, पाई greatest integer of x plus t by 12, that can be written as twice n pi plus pi greatest integer of x by 12, ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसको, अगर आपको करना है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, है ना, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, है ना। आप इसमें प्लस माइनस भी लगा सकते थे, आप उसको करके देख सकते हो ना, प्लस माइनस भी लगा सकते हो सकता है आपको माइनस में ना मिले, है ना, नहीं मिलेगा आपको माइनस में। टी आपका क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट ऑन एक्स हो जाएगा, तो मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। टी में आपको वो भी दिखा दूंगा। लेट्स से प्लस माइनस एक्स ले लिए, नहीं दिखाता हूँ, दिखा ही चुका हूँ, एक बार ऑलरेडी दिखा दिया। आप माइनस एक्स लो, आपको टी डिपेंडेंट ऑन एक्स मिल जाएगा, दैट वोंट बी द सॉल्यूशन, है ना। तो मैं क्या बोल दिया, इसके साथ पीरियोडिक कर दिया इसको।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिलेगा पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस टी दैट इज इक्वल्स टू 24n पाई प्लस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कैंसिल हो गया मेरा, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 24, t इज इक्वल्स टू हाउ मच, होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ पे कहीं पे एक चीज मिसिंग हुआ है शायद, आई गेस व्हाट इज मिसिंग, दिस विल बी पाई टी राइट, दिस विल बी पाई टी ना, दिस विल बी पाई इनटू टी ना, इसको ठीक कर लो, दिस विल बी पाई टी, ओके, ये हो जाएगा आपका पाई टी, दिस विल बी पाई टी, है ना, प्लस पाई टी। तो अगर ये कैंसिल कर दिया मैंने, टी कैंसिल, टी इज इक्वल 24 एंड देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा 24, है ना, जो फंडामेंटल पीरियड T1 जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल पीरियड, T1 कितना आ गया आपका 24, है ना, इन दिस वे, है ना। तो इसका जो पीरियड आएगा कितना आएगा आपका 24, डन। दैट मींस इससे हमको एक चीज समझ में आया कि अगर साइन पाई एक्स है ना तो आपको सीधा कैसे कर सकते थे, आप इसको सीधा कैसे करते थे, 2 पाई बाय 12 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 24, दैट मींस यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट, है ना। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोई साइन एक्स, है ना, साइन एक्स या फिर साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बोथ आर पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई, ये समझ में आया, बोथ आर पीरियडिक विद पीरियड 2 पाई, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, हमने निकाल के देख लिया ना, आया तो पीरियडिक, है ना, आया पीरियडिक, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं सिमिलरली आप इसका भी निकालो, है ना, आप इसका भी निकालो, आपको कितना मिल जाएगा 2 पाई बाय दिस इज पाई, ओके, मेक द करेक्शन, दिस इज पाई, है ना, ये पाई है, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज पाई, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पाई, करेक्शन कर लेना, दिस इज पाई, है ना, दिस इज पाई, ठीक है। अच्छे से क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, इट इज वेरी मेस्ड अप ना, कैसे बनाऊं इसको, मैं बताऊँ इसको मैं कैसे बनाऊं, इसको मैं कर देता हूँ कुछ ऐसे, इसको मैं से हटा देता हूँ ना पूरा, दिस इज व्हाट पाई, है ना, पाई और एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आपको पता है, इसको कैलकुलेट करूंगा तो आई थिंक आई विल गेट 8, क्यों, 2 into 4 is 8, यस 8 मिलेगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता तो ये कितने के साथ पीरियड था, पाई के साथ था, तो ये कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट, 3 आना चाहिए, पाई एक्स बाय 3, मतलब पाई बाय 3, सो इट शुड बी 3, है ना, 3 आना चाहिए, बट ठीक है हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना, हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ओके। चलो अगर मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ अभी, लेट्स से एक बार देखते हैं ना क्या दिक्कत है, अपन ट्राई तो कर रहे हैं, ट्राई करते हैं, देखिए 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 3, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस टी कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू हाउ मच 10 ऑफ पाई x प्लस टी बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पाई t डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ, है ना, therefore नहीं लिख सकते बिकॉज therefore does not make any sense, we are doing it by ourselves, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू f ऑफ x जब होगा, है ना, इसको आप when लिख सकते हो, when, therefore का मीनिंग होता है ना भाई, इसमें अगर कुछ आता है उसका आउटकम अगर बताया तो therefore लिखोगे, लेकिन आप खुद से कर रहे हो ना इसको, तो when लिखो या फिर if लिखो, if, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पाई t बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना है 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 3, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 ऑफ, है ना, n पाई प्लस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 3, है ना। और ये क्या है आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, लिस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, मैं अपने लिए लिखा हूँ उसको, ठीक है। और ये n पाई क्यों लिखा, बिकॉज 10 जो होता है वो उसके साथ पीरियडिक हो जाएगा, आपका n पाई के साथ में पीरियडिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस पाई t बाय 3 that is equals to n pi plus pi greater into of x by 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो therefore pi t by 3 is equals to how much n pi, therefore t is equals to how much thrice n, therefore t is equals to 1 equals to 3, समझ गए। तो इसका कितना आता 3, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, हम डायरेक्ट भी पाई बाय 3 कर सकते थे, तो हमको क्या मिल जाता 3 मिल जाता,
हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये आपका कंक्लूजन था, अगर आपका एग्जाम में मिले तो डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। अब हमको पता है कि पीरियड क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 24, 8, 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 3 से करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 या 24, तो 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करोगे तो बस सब खत्म है ना, डायरेक्ट कर सकते थे आप। ओके, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ डोमेन एंड रेंज, और फिर हम लोग सारे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के। ये सब आपका बेसिक है ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, फिर वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडवांस एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर, लाइक 3-4 इयर्स 5 इयर्स का पेपर में कैसा पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए बेस्ड ऑन दैट। ओके, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।